हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं लक्ष्मण कुमार साहू UIS एकेडमी कोरबा से। आज का हमारा टॉपिक फिजिक्स में प्रकाशिकी के भाग 2 का लेकर है। आज हम अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, इन सब चीज़ों को देखेंगे, इन सब टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपवर्तन। तो अपवर्तन, ध्यान देंगे अपवर्तन क्या होता है। तो किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का जाना, है ना, याद रखेंगे। किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किसी प्रकाश की किरण का प्रवेश करना ही क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। अब पहला माध्यम सघन हो सकता है या विरल हो सकता है, और दूसरा माध्यम भी सघन या विरल हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना, और ये बीच का क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। तो जब कोई प्रकाश किरण, मान लेते हैं ये जो लाइन दिख रही है, इसके ऊपर सघन माध्यम है। ये कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। और ये विरल माध्यम है। सघन मतलब घना और विरल मतलब थोड़ा सा कम घना। जैसे कांच एक सघन माध्यम है, उसके कंपेयर में पानी एक विरल माध्यम होगा। और कंपेयर करेंगे तो हवा एक विरल माध्यम होगी और पानी एक सघन माध्यम होगा। अगर पानी और कांच को कंपेयर करें तो पानी विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है। तो उसी तरह से ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है? सघन माध्यम है। आप ये सोचिए, इमेजिन कीजिए और सोचिए कि सघन माध्यम में कोई प्रकाश की किरण आ रही है। जो किरण आती है उसको हमेशा क्या कहा जाता है? आपतित किरण कहा जाता है। याद रखेंगे, आपतित किरण। अब अगर ये इसको पार कर दे, है ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने पढ़ा है कि अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्ति क्या है, तो वो क्या होती है? लेंस होती है। तो मान लेते हैं यहाँ कोई लेंस है और ये किरण क्या हो रहा है? आगे निकल जा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो अगर इस तरह से हो रहा है, अगर किरण जो है आगे निकल जा रही है पार करके, तो ये अपवर्तन कहलाता है। अगर ये किरण टकरा कर वापस हो जाती तो ये परावर्तन होता, जो कि हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो इस वीडियो में हमको क्या देखना है? इस वीडियो में हमको अपवर्तन पढ़ना है। तो अब किरण जो है इसको पार करेगी, है ना। यहाँ पे कोई भी युक्ति हो सकती है। तो इसको जब पार करेगी तो सघन से विरल जब जाती है तो अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब किसको बोलते हैं? इस बीच वाले लाइन को बोलते हैं। तो इससे दूर हट जाती है ना। ये होगा आपका I, जो कि आपतन कोण होगा, और R होगा अपवर्तन कोण। जब इस अभिलंब से, मतलब इसको सीधा सीधा जाना चाहिए लेकिन ये दूर हट गई, ये अभिलंब जो दिख रहा है इससे दूर हट गई, तो ये क्या कहलाता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम। मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर कोई भी प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है। तो जस्ट इसका उल्टा कर लेंगे हम, किसमें? विरल से सघन में, है ना। अगर ऊपर विरल माध्यम है और नीचे सघन माध्यम है और आपतित किरण किस तरह आ रही है, और ये I जो है आपतन कोण है, और इसको सीधा निकलना चाहिए था लेकिन ये सीधा ना निकल कर क्या कर रही है? अगर अभिलंब के पास आ जाए, है ना, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो ये अगर पास आ जाए तो विरल से सघन जा रहा है, मतलब विरल से सघन माध्यम में कोई किरण जाती है तो वो अभिलंब के पास आ जाती है। तो आपको कौन सा याद रखना है? इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा कि सघन से विरल की विरल से सघन। तो याद रखना, आपको सिर्फ ये वाला याद रखना है। उसका अपोजिट ये अपने आप एग्जाम में बन जाएगा, अगर एग्जाम में आता है तो। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, कांच मान लेते हैं सघन माध्यम में, विरल माध्यम में हम पानी मान लेते हैं। तो अगर कांच से पानी में कोई माध्यम, मतलब इसमें कोई भी किरण कांच से अगर पानी की ओर जा रही है तो वो अपने अभिलंब से दूर हट जाएगी। याद रखेंगे, दूर हटेगी। ये है अपवर्तन। मतलब प्रकाश किरण का सघन से विरल माध्यम में या फिर विरल से सघन माध्यम में या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना ही अपवर्तन कहलाता है। और इसके कुछ उदाहरण है अपवर्तन के, है ना। अपवर्तन हमको कैसे समझ में आएगा? जब हम इसके उदाहरण देखेंगे। पहला, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का उदाहरण है। दूसरा है छड़। तो जल में अगर कोई छड़ डूबा हुआ, जैसे बाल्टी में हम कोई छड़ डुबा कर रखे हैं, तो हमको उसको जल में जितना हिस्सा डूबा हुआ रहता है वो हमको टेढ़ा दिखता है। तो जल में डूबी हुई छड़ का तिरछा दिखना, टेढ़ा दिखना, ठीक है। तीसरा, सिक्का। जो जल में डूबा हुआ सिक्का जब हमको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, आप ध्यान देंगे कभी, जैसे बाल्टी में हमने सिक्का डाल के रखा है तो कुछ देर बाद हमको क्या करता है? अगर पानी शांत हो गया है तो वो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है हमको। वैसे ही जल में तैरती हुई मछली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ये सब अपवर्तन के उदाहरण है। कुछ अन्य उदाहरण में जो एग्जाम में जैसे पूछा गया है कि सूर्योदय के पूर्व
मतलब सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व सूर्य हमको दिखाई देता है ना, सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व सूर्य हमको दिखाई देता है, वो किसका उदाहरण है? तो आपके ऑप्शन में रहेगा परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आपको क्या आंसर लेना है? अपवर्तन। अपवर्तन का एग्जाम्पल है कि सूर्य सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही हमको दिखाई देने लगता है। इसके अलावा सूर्योदय और से भी एक एग्जाम्पल और बनता है कि सूर्य और चंद्रमा क्षितिज के समीप दीर्घवृत्ताकार दिखाई देते हैं ना हमको, जो क्षितिज है हमारा उसके समीप सूर्य और चंद्रमा जो दीर्घवृत्ताकार दिखाई देते हैं, ये भी अपवर्तन का ही एग्जाम्पल है। तो कुछ ही एग्जाम्पल है, जैसे तारों का टिमटिमाना, छड़ का टेढ़ा दिखना, सिक्का का उठा हुआ दिखना। डेली लाइफ में हमने ये देखा होगा है ना, मछली अगर तैर रही है तो मछली ऊपर उठी हुई तैरती हुई दिखाई देती है। ये सारे एग्जाम्पल जो है अपवर्तन के, और एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनता है कि ये किसका उदाहरण है। इसके बाद अपवर्तन। अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्ति लेंस है, और लेंस दो तरह के हम पढ़ेंगे, एक होगा अवतल लेंस और एक होगा उत्तल लेंस। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, स्थितियां पढ़ी थी, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की स्थितियां हमने पढ़ी थी। अवतल दर्पण में हमने 6 स्थिति पढ़ा था और उत्तल दर्पण में हमने 2 स्थिति पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर तो लेंस है, तो लेंस में फिर से वैसी ही स्थितियां पढ़नी पड़ेंगी जैसे हमने दर्पण में पढ़ा था। तो ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर देखिए, फिर से आपको स्थिति पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये समझ जाए कि अवतल लेंस का स्थिति वही होगा जो हमने उत्तल दर्पण में पढ़ा है, और उत्तल लेंस का स्थिति वही होगा जो हमने अवतल दर्पण में पढ़ा है। ठीक है, उत्तल लेंस का स्थिति वही होगा जो हमने अवतल दर्पण में पढ़ा है। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने अवतल दर्पण को डिटेल में पढ़ा है पिछले वीडियो में, तो उसकी जो भी स्थितियां हैं अगर अपवर्तन को लेकर आएगा तो वो उत्तल लेंस के लिए होगा, मतलब क्रॉस, है ना। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, बिल्कुल भी स्थितियां फिर से टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की जो स्थितियां पढ़े हैं उसी को ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि अगर जैसे उत्तल लेंस बना लिया जाए, ये उत्तल लेंस है, और आपको पूछ दिया जाए कि फोकस है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पोल है, यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र है। अगर फोकस और पोल के बीच में कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? ये क्या है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस को लगाकर अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि फोकस और पोल के बीच में, या फिर यही इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं, फोकस और पोल के बीच में अगर कोई क्या है, अगर फोकस और पोल के बीच में कोई वस्तु है तो वो जो है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उत्तल लेंस का हमने नहीं पढ़ा है, हमने किसका पढ़ा है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण पढ़ा है। तो उत्तल लेंस का जो स्थिति है वो अवतल दर्पण के जैसा स्थिति होता है। तो इसी स्थिति को आप तुरंत किस में बना लेंगे? अवतल दर्पण में बना लेंगे, इस तरह से, है ना, ये मैंने बताया है। और यहाँ पर अगर कोई वस्तु रहती है तो वो पर्दे के पीछे सीधा और आभासी इसका प्रतिबिंब बनता है, ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था। तो इसी चीज को कॉपी कर देना है यहाँ पर, और आंसर यही लिख देना है कि सीधा और आभासी बनता है। तो इस तरह से हमको अगर अवतल दर्पण पता है तो उत्तल लेंस का आंसर हम ले लेंगे। ये हो गया अपवर्तन। अपवर्तन का कुछ अन्य एग्जाम्पल ये भी है कि देखिए, जल का जो बुलबुला है, देखे होंगे पानी में जो बुलबुला बनता है वो किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? ध्यान देंगे, जल का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, ये ध्यान देने की जरूरत है आपको। तो जल का बुलबुला याद रखेंगे अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। वही लेंस की क्षमता मापने की इकाई क्या है अगर आपसे पूछा जाए, तो लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। याद रखेंगे, डायोप्टर लेंस की क्षमता मापने की इकाई है। क्लियर? इसके अलावा धूप के चश्मे में कितने डायोप्टर लेंस होता है या लगाते हैं? तो याद रखेंगे 0 डायोप्टर, है ना, याद रखेंगे धूप के चश्मे में 0 डायोप्टर लगा होता है। तो इस तरह से आपको अगर लेंस की क्षमता ही आ गई है तो इसका एक टॉपिक ये भी बनता है कि लेंस की क्षमता को P से मानेंगे और 1/f इसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्षमता जो है हमेशा डायोप्टर में होगी और फोकस दूरी हमेशा मीटर में होगा। तो इससे रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आए तो बनेगा। जैसे अगर मान लीजिए ये बोला जाए कि
2 मीटर फोकस दूरी है ना, 2 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी। तो 2 मीटर फोकस दूरी की मान 2 रखिए और मीटर है तो मीटर में अगर वैल्यू है तो 1/2 मतलब 0.5 आता है ये, और ये डी बनेगा मतलब डायोप्टर। अगर आप वैल्यू मीटर में रखेंगे तो आंसर डायोप्टर में आएगा लेंस की क्षमता की, ये याद रखना है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है, लेंस की फोकस दूरी इतनी है, मान लीजिए 2 मीटर है लेंस की फोकस की दूरी, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, या लेंस की क्षमता इतनी है तो फोकस दूरी बताइए। तो बिल्कुल आसानी से ये आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये अपवर्तन का टॉपिक हो जाता है। इसके बाद हमको देखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है, पूर्ण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें हमको ध्यान देना यह है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्ति कौन सी है। तो जैसे हमने परावर्तन में दर्पण पढ़ा है, अपवर्तन में हमने क्या पढ़ा, लेंस, वैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हमको पढ़ना है ऑप्टिकल फाइबर, है ना, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। कांच भी होता है और कुछ बेलनाकार टुकड़े भी होते हैं, कांच के बने हुए कुछ बेलनाकार टुकड़े, ये सब, है ना। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। आपने हीरे के चमकते देखा होगा, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। वैसे ही क्रैक कांच का चमकना, है ना, जो क्रैक कांच होता है वो देखिए ज़्यादा चमकता है ना, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। आप रेगिस्तान के मरीचिका सुने होंगे, है ना, बचपन में, तो मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। अब ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ऐसा भी पूछा जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग संचार में होता है ना, इसी के प्रयोग से जो है आज स्पीड 1 Mbps से बढ़कर 1 Gbps हो गई है। तो इस तरह से संचार में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आंतरिक, शरीर के आंतरिक भागों के का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर। तो इस तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन को भी हमको समझना है। तो ये हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी के पास एक टॉपिक और बनता है प्रकाश का व्यतिकरण। ये प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। तो प्रकाश का इंटरफेरेंस जो है वो साबुन के बुलबुले का चमकना, है ना, यह साबुन का जो झाग बनता है उसका चमकना जो है, ये प्रकाश के व्यतिकरण का एग्जाम्पल होता है। तो इस तरह से हमने अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का व्यतिकरण देख लिया। अब हम इसी प्रकाशिकी का जो भाग 2 आज हम पढ़ रहे हैं, इसके अगले टॉपिक को देखेंगे। जैसे प्रकाश की चाल हमें पढ़ना है, और लेंस के बारे में हमने पढ़ा है अभी, तो लेंस के बारे में कुछ और देखते हैं। जैसे दृष्टि दोष जो है ना, जैसे निकट दृष्टि दोष है, उसके लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है, ये सब चीजें देखिए। जो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, तो एक होता है निकट दृष्टि दोष, फिर आप पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य और वर्णांधता। देखिए इतनी चीज़ों को ही देखना होता है हमको दोष में, है ना। तो इसको कैसे समझे कि ये बार बार हम ना भूलें, तो ध्यान देंगे। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का दिखता है, याद रखेंगे। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का दिखता है, याद रखेंगे। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का दिखता है। वैसे दूर दृष्टि दोष मतलब दूर का दिखता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब ये नहीं है कि निकट की दृष्टि में दोष है, निकट का दिखेगा। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट का दिखेगा, और दूर दृष्टि दोष मतलब दूर का दिखता है। इसको दिमाग में सेट कर लेना है। अब जरा दृष्टि दोष का मतलब है निकट का भी कम दिखता है और दूर का भी कम दिखता है। अब समझिए, पहला है निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब निकट का दिखता है, मतलब दूर का नहीं दिखता होगा। वैसे दूर दृष्टि दोष मतलब दूर का दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता होगा, निकट का नहीं दिखता होगा। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। अवतल, किसका, अवतल। वैसे दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, और जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझेंगे कि निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है, तो किसका नहीं दिखता
दिखता है, दूर का नहीं दिखता। वैसे दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखता है, ऐसा बस याद रखिए। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। जबकि जरा दृष्टि दोष जो है, जिसमें निकट का भी नहीं दिखता और दूर का भी नहीं दिखता, ये द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें बाइफोकल लेंस। वैसे दृष्टि वैषम्य क्या है, तो दृष्टि वैषम्य ये है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर है ना, मतलब ऐसा क्षैतिज कोई वस्तु क्षैतिज रखी है कि ऊर्ध्वाधर रखी है, ये समझ में नहीं आता। तो इसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखना। कई लोगों को आप देखे होंगे बेलनाकार लेंस लगा होता है उनके चश्मे में, तो वो इसीलिए लगा होता है क्योंकि वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते। वर्णांधता क्या है, तो वर्णांधता देखो इसमें होता है, प्रारंभ में क्या होता है, तो प्रारंभ में लाल कलर जो है वो हरा दिखता है ना। पहले में जब वर्णांधता होती है तो लाल कलर जो है वो हरा दिखने लग जाता है और कुछ समय बाद पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, मतलब हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है। इसके निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इजहरा कार्ड है ना, किसका प्रयोग किया जाता है, आपके चश्मे में इजहरा कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब किसके लिए किया जाता है, अगर आपके नेत्र में दोष है, इसलिए हमारा अगला टॉपिक बनता है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र देखिए, सबसे पहले मानव नेत्र में स्टार्टिंग में जो ये दिख रहा है ये होता है कॉर्निया, है ना, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया का प्रयोग ही नेत्रदान में किया जाता है, किसमें, नेत्रदान में कॉर्निया का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जलीय द्रव भरा होता है, यहाँ पर क्या भरा होता है, जलीय द्रव, याद रखेंगे जलीय द्रव भरा होता है, जिसका अपूर्णांक 1.337 होता है, जिसका अपूर्णांक क्या होता है, 1.337। उसके बाद होता है आइरिस, याद रखेंगे आइरिस जो है यही आंखों के रंग का निर्धारण करता है कि आपकी आंखें जो हैं वो भूरी कलर की दिखाई देंगी कि काली कलर के दिखाई देंगे कि नीला कलर दिखाई देगा। तो आइरिस जो है यही प्रकाश के रंग का निर्धारण करता है, प्रकाश का नियंत्रण करता है। इसके पीछे होता है पुतली, याद रखेंगे इसके पीछे क्या होता है, पुतली। तो पुतली जो है वो प्रकाश में सिकुड़ता है, आप खुद प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, किसी के आंख के सामने अचानक से फ्लैश लाइट जलाकर देखिएगा, पुतली सिकुड़ जाएगी। इसका मतलब पुतली जो है वो प्रकाश में सिकुड़ती है, और इसी को बस याद रखना है कि पुतली प्रकाश में सिकुड़ती है, बाकी सब अपने आप बन जाएगा। अगर रोशनी प्रकाश में पुतली सिकुड़ता है तो अंधेरे में फैलता होगा, और जब पुतली प्रकाश में सिकुड़ता है मतलब आइरिस प्रकाश में फैलता होगा, जस्ट अपोजिट होता है, आइरिस प्रकाश में फैलता होगा और अंधेरे में सिकुड़ता है। ठीक है, तो ये जो है एक पॉइंट बस आपको याद रखना है, फिर अपोजिट बोलते जाना है सिर्फ। जैसे पुतली प्रकाश में क्या होता है, सिकुड़ता है ना, मतलब इतना बड़ा पुतली है तो इतना हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, पुतली प्रकाश में क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, मतलब अंधेरे में ये वापस क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा। ठीक, लेकिन आइरिस जस्ट इसका अपोजिट होता है, आइरिस क्या होगा, प्रकाश में फैलता है और अंधेरे में सिकुड़ता है। तो ये चार जो है हमेशा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि पुतली प्रकाश में सिकुड़ता है, और इसका प्रैक्टिकल भी आप करके देख सकते हैं। तो ये हो गया आपको पुतली, और उसके पीछे होता है लेंस, याद रखेंगे। मानव नेत्र जो है वो उत्तल लेंस का होता है, याद रखेंगे, ये क्या है, लेंस है। मानव नेत्र जो है वो उत्तल लेंस का होता है, याद रखेंगे, मानव नेत्र उत्तल लेंस का होता है, और इसको पकड़ कर रखा होता है सिलियरी मांसपेशियां, है ना, इसको पकड़कर कौन रखा होता है, सिलियरी मांसपेशियां। तो ध्यान देंगे, सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशिया का प्रयोग जो है वो समंजन क्रिया के लिए होता है। किसके लिए, समंजन क्रिया, मतलब किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए ये सिलियरी मांसपेशिया एकदम कसी हुई होनी चाहिए, टाइट होना चाहिए बिल्कुल। अगर ये ढीला है तो कोई भी वस्तु हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद इस तरह से आप बनाएंगे, ये है कोराइड, ये क्या है, ये वाला हिस्सा कोराइड है। प्रकाश जो है अगर हमारे आंख के सामने अचानक से ज़्यादा रोशनी आ जाए तो उस प्रकाश का अवशोषण कोराइड करता है, याद रखेंगे, क्या करता है, कोराइड करता है। और बीच में भरा होता है कचाभ द्रव, क्या भरा होता है, कचाभ द्रव, इसका अपूर्णांक होता है 1.336। जलीय द्रव जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना, मैंने बनाया नहीं है, पर ये जो हिस्सा दिख रहा है ये जलीय द्रव का अपूर्णांक 1.337 होता है, जबकि कचाभ द्रव का अपूर्णांक 1.336 होता है। इसके बाद यहां पर होता है रेटिना, ये क्या है, रेटिना है, याद रखेंगे, रेटिना। रेटिना पे ही क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, किसी भी वस्तु को जो हम देखते हैं उसका इमेज जो है वो रेटिना पे बनता है।
है ना, कितने सेकंड के लिए बनता है, तो 1/16 सेकंड, है ना, कितने सेकंड में बन जाता है किसी वस्तु का इमेज, 1/16 सेकंड में बन जाता है। और ये वास्तविक रियल इमेज होता है, और वास्तविक का मतलब मैंने आपको बताया था कि उल्टा इमेज बनता है, लेकिन हमारा दिमाग उसको क्या करता है, सीधा पढ़ लेता है। ठीक है, इस पर दो बिंदु होते हैं, एक होता है पित्त बिंदु, एक होता है अंध बिंदु। पित्त बिंदु याद रखेंगे कि पित्त बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, पित्त बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। ये हो गया मानव नेत्र। इसके बाद क्वेश्चन ये है कि पढ़ने में काम आने वाला लेंस कौन सा होता है, तो वो उत्तल लेंस होता है। याद रखेंगे, पढ़ने के काम आने वाला लेंस उत्तल लेंस। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? देखो, अगर किसी वस्तु को हमको स्पष्ट देखना है, स्पष्ट बिल्कुल देखना है, तो उसकी न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। याद रखेंगे, 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। मतलब यहाँ से अगर आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर किसी वस्तु को रखकर देखा जाए तो वो स्पष्ट दिखती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। तो ये हो गया हमारा निकट दृष्टि दोष और आंख, मानव नेत्र हमने देख लिया। इसके बाद हमको देखना है प्रकाश की चाल, है ना, अगला टॉपिक हमारा इसी में है, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल क्या होता है? तो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए लिखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, है ना, प्रकाश की चाल हम पढ़ रहे हैं। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है उसके बटे माध्यम के प्रकाश की चाल करें तो ये कौन सा फार्मूला बनता है? तो ये अपवर्तनांक का फार्मूला बनता है। तो देखिए यही ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ लिख दूं माध्यम में प्रकाश की चाल और इसका बटा बनाऊं निर्वात में प्रकाश की चाल, तो इसके अपॉन में क्या आएगा? अपवर्तनांक आ जाएगा। इसका मतलब समझेंगे थोड़ा सा, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करेगी ये समझेंगे। तो देखिए निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, या इसी को 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड कह सकते हैं, या इसी को 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कह सकते हैं। जनरली हमको ये याद रहता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तो फिक्स है, इसका मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल अपवर्तनांक के चाल पर, अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। माध्यम में प्रकाश की चाल अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। अभी अपवर्तनांक क्या होता है? तो हर चीज में अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जैसे देखिए वायु का अपवर्तनांक 1.0003 होता है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, कांच का अपवर्तनांक 1.50 होता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक जैसे जैसे बढ़ेगा माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो रही है ये भी हम अभी तुरंत समझेंगे। इससे पहले कुछ और याद कर लेते हैं, जैसे कांच, तारपीन का तेल, रॉक सॉल्ट, नाइलॉन। देखिए कांच का 1.50 होता है ना, तारपीन का तेल 1.47 होता है और इसका होता है 1.53। तो आप समझ रहे हैं इसको किस तरह से आप याद कर सकते हैं। 50 ऊपर वाला 1.47 है, नीचे वाला 1.53 है ना। तो इस तरह से हम अपवर्तनांक याद कर रहे हैं, लेकिन हमको ये समझना है कि जैसे जैसे अपवर्तनांक, देखिए पहले वायु का 1.0003 था, पानी का 1.33 हुआ, कांच का 1.50, हीरा का भी याद कर लो, हीरा का 2.42 होता है। तो जैसे जैसे बढ़ेगा अपवर्तनांक, जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे पानी से बढ़ रहा है कांच का, कांच से हीरा का, तो माध्यम में प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये हम देखते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो 3 × 10⁸ है। अगर हम पानी का 1.33 ले लें, अगर हम पानी का 1.33 ले लें तो ये पानी में, है ना, पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो ये आपको दिखेगा यहीं से, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिखेगा। यही पानी के जगह हम कांच ले लें तो कांच में भी 3 यहाँ और 1.50, देखिए 1.5 का अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो यह क्या आ जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वैसे ही हम अगर हीरा का ले लें तो निर्वात की चाल जो है 3 × 10⁸, ये तो फिक्स होता है, तो यहाँ पर 2.42 रखेंगे और ये हो जाएगा 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसके पहले हम वायु का भी ले लेते हैं कि वायु में अगर 3.8 × 1.0003 रख दें तो क्या होगा? तो ये लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के ही करीब आता है। तो देखिए जैसे जैसे ये अपवर्तनांक है, नीचे वाला चीज जो है ये बढ़ा रहे हैं हम,
वैसे वैसे जो है माध्यम में प्रकाश की चाल पहले 3 हुआ, फिर 2.25, फिर 2 हुआ, फिर 1.24 हुआ। इसका मतलब अपवर्तनांक जैसे जैसे बढ़ता है माध्यम में प्रकाश की चाल घटती जाती है। तो इस तरह से कुछ अपवर्तनांक हमको याद भी रहना है। फॉर्मूला से माध्यम मतलब वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, पानी में क्या होता है, कांच में क्या होता है, हीरा में क्या होता है, ये फॉर्मूले से भी हमको याद रहेगा। तो ये टॉपिक हो गया किसका, प्रकाश की चाल का। इसके बाद प्रकाश की चाल में मतलब अपवर्तनांक का हो गया। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, तो इसके बाद हमको पढ़ना है इंद्रधनुष के बारे में। तो आप जानते हैं कि इंद्रधनुष जिसको विब ग्योर के नाम से आप जानते हैं, तो जो अब आप विब ग्योर बोलते हैं वो विब ग्योर जो है वो कौन सा इंद्रधनुष है, प्राथमिक या द्वितीयक, खुद सोचकर देखिए आपको पता है कि नहीं। जैसे मैं लिखता हूं विब ग्योर, है ना, विब ग्योर, यह है विब ग्योर। ये जो आप लिखते हो ये कौन सा इंद्रधनुष है, तो ध्यान देंगे ये जो है ये द्वितीयक इंद्रधनुष है। हम जो विब ग्योर के बारे में पढ़ते हैं वो द्वितीयक इंद्रधनुष है, सेकेंडरी रेनबो है। तो प्राथमिक रेनबो क्या होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है, ये समझते हैं। तो देखिए इस विब ग्योर को उल्टा लिख दीजिए, है ना, इस विब ग्योर को क्या कर दीजिए, उल्टा लिख दीजिए। ये होता है प्राथमिक इंद्रधनुष। मतलब प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर वाला कलर या बाह्य कलर रेड होता है, आर मतलब रेड, लाल होता है, जबकि अंदर वाला कलर, आंतरिक कलर बैंगनी होता है। ध्यान देंगे बिल्कुल। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में बाह्य कलर जो आप वेब पढ़ते हो वेब ग्योर, उसमें बैंगनी होता है, जबकि आंतरिक कलर जो है वो रेड होता है, लाल होता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है ये कि वेब ग्योर जो आप पढ़ते हो वो द्वितीयक इंद्रधनुष है, जबकि प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल कलर ऊपर होता है, बैंगनी नीचे होता है। अब इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसका अपवर्तनांक होता है 40 डिग्री 8 मिनट और इसका होता है 50 डिग्री 8 मिनट। याद रखेंगे इसका कितना होता है, 50 डिग्री, मतलब इसका एंगल, अपवर्तनांक नहीं, एंगल कितना होता है किसका, बैंगनी का जैसे एंगल बन रहा है तो ये 40 डिग्री 8 मिनट होता है और 50 डिग्री 8 मिनट होता है, याद रखेंगे। लाल का होता है 42 डिग्री 8 मिनट और ये 40 है तो 42 डिग्री 8 मिनट, ये 50 है तो ये होता है 54 डिग्री 52 मिनट, याद रखेंगे 54 डिग्री 52 मिनट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में ऐसा कौन सा रंग है जो अपना स्थान नहीं बदलता है, तो वो है ग्रीन। देखिए ग्रीन दोनों में, प्राथमिक हो चाहे द्वितीयक हो, हमेशा बीच में ही रहता है ग्रीन। प्राथमिक इंद्रधनुष किससे बनता है, तो देखिए दोनों में दो चीज देखेंगे, दो अपवर्तन और एक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन हो या तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए तो आपका प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है, याद रखेंगे। मतलब दो अपवर्तन और एक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन से प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है, जबकि दो अपवर्तन और दो परावर्तन से क्या बनता है, द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। तो इस तरह से आपको ये भी याद रखना है। और क्या याद रखना है, तो आपको ये याद रखना है कि इंद्रधनुष बनता किधर है, तो याद रखना सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। मतलब सूर्य जब उग रहा है सुबह मतलब पूर्व में, तो इंद्रधनुष पश्चिम में बनेगा और सूर्य डूबते समय सूर्य कहाँ होता है, पश्चिम में होता है, मतलब उसकी विपरीत दिशा, मतलब इंद्रधनुष पूर्व में बनेगा। मतलब सूर्य जिस तरफ हो उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। इसके अलावा अगर मान लो सूर्य जो है बीचों बीच आ जाए, मतलब ये देखो ये पूर्व दिशा है आपका और ये पश्चिम दिशा है, ये सूर्य है हमारा। तो अगर पूर्व दिशा में सूर्य है तो पश्चिम में इंद्रधनुष बनता है और पश्चिम में सूर्य है तो पूर्व में बनता है। लेकिन अगर सूर्य ठीक 12 बजे क्या हो जाए, हमारे बीचों बीच आ जाए, सिर के ऊपर आ जाए, तब इंद्रधनुष कब बने, कहाँ बनेगा, तो वर्षा के बूंदों का अपवर्तन ना होने के कारण, वर्षा के बूंदों का अपवर्तन ना होने के कारण इंद्रधनुष नहीं बनता है 12 बजे, यानी दोपहर को 12 बजे इंद्रधनुष कभी नहीं बन सकता। तो इस तरह से हमने इंद्रधनुष का टॉपिक देख लिया। इंद्रधनुष के टॉपिक के बाद हमको कलर देखना है, रंग देखना है कि प्राथमिक कलर क्या होता है, द्वितीयक कलर क्या होता है। तो आपको पता है कि रंग जो है 3 ही कलर से मिलकर बनते हैं। दुनिया के जितने भी रंग हैं वो 3 कलर से ही मिलकर बनते हैं, वो है RGB। आर मतलब लाल कलर, रेड कलर, ग्रीन मतलब हरा, ब्लू मतलब नीला कलर। तो इसको प्राथमिक कलर कहा जाता है। इन्हीं तीनों रंग को, रंग एक नया टॉपिक बनेगा इसके बाद, जिसमें 3 कलर हमको पढ़ना रहेगा, लाल, हरा और नीला। तो RGB जो है इन तीनों को ही क्या कहा जाता है, प्राथमिक कलर कहा जाता है। याद रखेंगे रंगीन टीवी जो है उसमें कौन से कलर प्रयोग होते हैं, तो याद रखना प्राथमिक कलर, यही 3 कलर प्रयोग होते हैं। अब दो प्राथमिक, ये भी प्राथमिक कलर है, ये भी प्राथमिक कलर है, ये भी प्राथमिक कलर है। दो प्राथमिक कलर को मिलाने से जो
कलर बनता है वो द्वितीयक कलर होता है, मतलब पीला कलर जो है वो किससे बन रहा है, रेड और ग्रीन से बन रहा है। वैसे यहाँ पर मेजेंडा है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे मेजेंडा जो है, मेजेंडा कलर रेड और ब्लू से बनता है। और वैसे यहाँ पर है पीकॉक श्यान नीला है ना, पीकॉक ब्लू या श्यान नीला, तो श्यान नीला जो है वो ग्रीन और ब्लू से बनता है। इसको क्या कहा जाता है, द्वितीयक कलर कहा जाता है। मतलब ये पीला, मेजेंडा और श्यान नीला जो है ये द्वितीयक कलर है। अगर एक प्राथमिक कलर, जैसे लाल को ले लेते हैं, एक प्राथमिक कलर उसके सामने वाला द्वितीयक कलर, इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा, मतलब प्राथमिक कलर और इधर से आ रहा है उसका द्वितीयक कलर, अगर मिला दिया जाए सामने वाला का प्राथमिक कलर और द्वितीयक कलर, मतलब लाल के साथ श्यान नीला मिला दिया जाए तो क्या होगा, ये पूछ सकता है। या पीला के साथ नीला मिला दिया जाए, मतलब ब्लू प्लस पीला है ना, एक प्राथमिक कलर है और एक द्वितीयक कलर है। वैसे ही ग्रीन के साथ क्या मिला दिया जाए, मेजेंडा, मतलब जी के साथ मेजेंडा मिला दिया जाए। तो किसी भी कंडीशन में जब एक प्राथमिक कलर को दूसरे, उसके सामने वाले, मतलब दूसरा द्वितीयक कलर नहीं, अगर ये ब्लू है तो इसके सामने वाला जो द्वितीयक कलर है, ये याद रखेंगे, किसी प्राथमिक कलर के सामने वाले द्वितीयक कलर को दोनों को मिला देने पर कलर जो बनता है वो है सफेद। कौन सा कलर बन जाता है, सफेद कलर बन जाता है। और सबको भी साथ में मिला दे तो भी सफेद ही बनेगा, याद रखेंगे, हर कंडीशन में कलर क्या बन जाता है, सफेद बन जाता है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि यदि लाल कमल जो है, लाल कमल जो है या लाल गुलाब जो है, इसको अगर हरे कांच में देखा जाए तो वो गुलाब कैसा दिखेगा, तो वो काला दिखता है, याद रखेंगे, कैसा दिखता है, काला दिखता है। तो चलिए ये हो गया हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष और रंग गोले का टॉपिक। इसके बाद एक टॉपिक बच रहा है वो है प्रकीर्णन। तो देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। देखिए प्रकीर्णन जो है, जो प्रकीर्णन है, इस टॉपिक को हम देखेंगे, स्कैटरिंग कहा जाता है इसको। प्रकीर्णन का मतलब सीधा सीधा फैलाव से समझिए, किससे होता है, फैलाव से। तो जैसे हमने अभी विब ग्योर पढ़ा, बैजानी, हैप्पी, नाला, ऐसा पढ़ते हैं हम, है ना, विब ग्योर। तो इस कलर में देखेंगे तरंग धैर्य है ना, सबसे पहले हम देखेंगे तरंग धैर्य क्या होता है। तो तरंग धैर्य जो है दाएं से बाएं है ना, सॉरी बाएं से दाएं, ये क्या है, बाएं है और ये है दाएं। तो बाएं से दाएं मतलब बैगनी कलर से लाल कलर की ओर जाने पर तरंग दैर्घ्य जो है वो बढ़ता है। जहां तरंग दैर्घ्य बढ़ता है वहां प्रकाश संश्लेषण भी बढ़ता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण भी बढ़ेगा। तो याद रखेंगे बाएं से दाएं जाने पर है ना, विब ग्योर में बाएं से दाएं जा रहे हैं, मतलब बैगनी से लाल कलर की ओर जा रहे हैं, तो तरंग दैर्घ्य भी बढ़ रहा है और प्रकाश संश्लेषण भी बढ़ रहा है। मतलब ये है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा होगा ना, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो इधर तरंग दैर्घ्य बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे करके, तो लाल का सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए उसमें प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बाएं से दाएं जाने पर, हर कंडीशन बाएं से दाएं जाने पर है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, फैलाव जो है, प्रकीर्णन कम होता है, मतलब घटता है। और वैसे ही तरंग की ऊर्जा भी घटती है, याद रखेंगे, तरंग की ऊर्जा भी घटती है। तो इसका मतलब ये है कि लाल रंग जो दिख रहा है आपको, इसका तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है, और प्रकीर्णन फैलाव जो है वो कम होता है। कम फैलाव मतलब लाल कलर दूर में भी है तो वो कम फैलाव से, कम फैलाव के साथ ही जो है हमारे आंखों तक पहुंच जाता है, इसीलिए खतरे का सिग्नल लाल कलर का होता है ना, इसीलिए खतरे का सिग्नल लाल कलर का बनाया जाता है ताकि दूर से भी वो हमारे आंखों तक कम फैलाव के साथ पहुंच सके। ठीक है, तो यह याद रखेंगे। आकाश का नीला दिखाई देना, खतरे का सिग्नल लाल कलर का होना, ये कुछ जो है एग्जाम्पल है, किसके हैं, प्रकीर्णन के एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक क्वेश्चन अलग से जो पूछा जाता है कि प्रकाश के रंग का निर्धारण कौन करता है, तो याद रखेंगे तरंग दैर्घ्य करता है। इसके अलावा अगर कोई अंतरिक्ष यात्री है और वो आकाश को देख रहा है, मतलब पृथ्वी को देख रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल को देख रहा है, तो उसको पृथ्वी का वायुमंडल किस तरह से दिखाई देगा, कौन सा कलर दिखाई देगा। तो आप क्या पढ़ते हो कि आकाश का रंग हमको नीला दिखाई देता है जब हम पृथ्वी पर हैं, है ना,
ये प्रकीर्णन के कारण होता है। लेकिन कोई अंतरिक्ष में है और वो देख रहा है पृथ्वी को, तो उसको आकाश का रंग काला दिखाई देता है। याद रखेंगे, क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इंद्रधनुष हम अभी पढ़े है ना, अगर आपसे ये पूछा जाए कि परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन तीनों का प्राकृतिक उदाहरण क्या है, तो वो इंद्रधनुष है। तो यहाँ पर हमारा प्रकाशिकी का टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।